हेलो दोस्तों। तो ये आपका चल रहा था भारत में यूरोपियों का आगमन, और टाइम ज़्यादा हो जाने की वजह से वीडियो को रोकना पड़ गया था। तो वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से हम लोगों का छूटा हुआ था। तो चलिए बच्चों, हमने आपको ये बताया हुआ था कि वास्को डी गामा 1497 में पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन से निकलता है और भारत में केरल के कालीकट में पहुंचता है। ये हमने आपको बताया हुआ था। केरल के कालीकट में पहुंचने के बाद राजा जमोरिन ने उसका स्वागत किया था, और इसके अलावा हमने आपको ये बताया था कि 1499 में यानी एक साल के बाद वो वापस चला जाता है। फिर उसके बाद 1502 में दोबारा से वापस आता है, और उसके बाद 1524 में तिबारा से वापस आता है और कोचीन में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो चलिए इसी के आगे और बढ़ते हैं। 1498 में ही पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। 1498 में ही पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। और आप लोग ये भी याद रखिएगा कि 1503 में पुर्तगालियों की पहला कारखाना आप बोल सकते हैं, या पहला बस्ती बोल सकते हैं। आप कारखाना बोल सकते हैं, बस्ती बोल सकते हैं, या इसके अलावा आप फैक्ट्री बोल सकते हैं। पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री, कारखाना या बस्ती 1503 में कोचीन में ही बसाया था। इसके अलावा अगर बात किया जाए, पुर्तगालियों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री 1505 में कन्नूर में स्थापित किया था। तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें, (1505 ईस्वी में ही पहला पुर्तगाली गवर्नर जिसका नाम आप लोग सभी जानते होंगे, जिसका नाम था अल्मीड़ा, पुर्तगाली साम्राज्य का पहला गवर्नर अल्मीड़ा बनकर आता है भारत में। और ये 1505 से लेकर 1509 तक यहाँ पर रहता है। और इसने क्या क्या पॉलिसी चलाई थी, तो आप लोग याद रखिएगा। नीले जल की नीति, या जिसे आप कभी कभी इंग्लिश में भी आ जाता है ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी या नीले जल की नीति, इसको चलाया था पुर्तगाली गवर्नर अल्मीड़ा के माध्यम से। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा तो ये नीले जल की नीति क्यों चलाया था और ये क्या था, तो नीले जल की नीति ये एक मिशन था। किस लिए मिशन था, तो याद रखिएगा, इसके समय में अरब सागर और फारस की खाड़ी इन दोनों पर अरबों का और तुर्कों का अधिकार हो गया था। जिससे अगर मान लीजिए कोई भी ये कच्चा माल अगर ये वहाँ पुर्तगाल में भेजते थे, तो इनको उसका भुगतान करना पड़ता था, इनको कर देना पड़ता था, क्योंकि वो अरब सागर से ही होकर गुजरना था। तो इसीलिए उनको टैक्स देना पड़ता था। तो इनसे निपटने के लिए कि हमको कर ना देना पड़े, पूरा का पूरा माल, कच्चा माल वहाँ पर जाए, तो इससे निपटने के लिए इन्होंने एक युद्ध लड़ा अरबों के साथ और तुर्कों के साथ, और यही था नीले जल की नीति। इस माध्यम से इन्होंने तुर्कों एवं अरबों को पराजित किया। और पराजित करने के बाद अल्मीड़ा ने सागर का स्वामी घोषित किया। पुर्तगालियों को सागर का स्वामी घोषित किया।
तो ये भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। ब्लू वाटर पॉलिसी भी एग्ज़ाम में आता है। तो ये आपके समझ में आ गया होगा कि अगर बात करें पहला पुर्तगाली साम्राज्य का पहला गवर्नर अल्मीड़ा 1505 से लेकर 1509 तक ये पुर्तगाली पहला गवर्नर बनकर आया था। नीले जल की नीति इसने ही चलाया। इस नीले जल की नीति के तहत इसने अरबों तुर्कों को पराजित किया और अपने आप को यानी पुर्तगालियों को सागर का स्वामी घोषित किया। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। उसके बाद 1509 में ये वापस चला गया। उसके बाद दूसरा पुर्तगाली गवर्नर जिसका नाम था, जो आया था 1509 से लेकर 1515 तक, जिसका नाम था अल्फांसो दा अल्बुकर्क। तो ये आप लोग याद रखिएगा, अल्फांसो दा या डी अल्बुकर्क। तो दूसरा गवर्नर था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। हालांकि बच्चों आप लोग याद रखिएगा एक क्वेश्चन इससे संबंधित, ये 1503 में ये पहले ही आ चुका था और 1503 में सबसे पहली बार एक दुर्ग का निर्माण करवाया था। एक दुर्ग का निर्माण 1503 में, जब ये गवर्नर नहीं था, एक नॉर्मल सदस्य था, तो उस समय 1503 में एक दुर्ग का निर्माण इसने कोचीन में पहले ही करवाया था, कोचीन में करवाया था। लेकिन अगर कहा जाए आपसे कि गवर्नर के रूप में इसने क्या योगदान किया, तो ये आप लोग याद रखिएगा 1509 में ये आया और 1510 में इसने बीजापुर के सुल्तान जिसका नाम था यूसुफ आदिल शाह, बीजापुर के सुल्तान जिसका नाम था यूसुफ आदिल शाह, इनको पराजित करता है और इनको पराजित करने के बाद अल्बुकर्क गोवा पर कब्जा कर लेता है। तो ये गोवा पर कब्जा कर लिया, अल्बुकर्क के माध्यम से कब्जा किया गया। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो बच्चों इतना आपके समझ में आ गया होगा कि अल्बुकर्क, अल्फांसो डी अल्बुकर्क को पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। बच्चों अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये आया भी है एग्ज़ाम में, अगर आपसे कहा जाए कि पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक अगर नॉर्मली आपसे ऐसे पूछेगा तो आपका आंसर होगा अल्मीड़ा। और अगर यहीं पर वास्तविक संस्थापक पूछेगा, अगर आपसे वास्तविक संस्थापक पूछेगा तो आपका आंसर होगा अल्बुकर्क। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी। तो इसने क्या किया, सबसे पहले 1510 में बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह को पराजित करता है, गोवा पर कब्जा करता है। इसके अलावा महाराष्ट्र के रत्नागिरी में एक आम की किस्म जिसका नाम है अल्फांसो। तो जो ये आम की किस्म है, इसको देने का श्रेय अल्बुकर्क को ही जाता है। तो आम की एक किस्म जो महाराष्ट्र के रत्नागिरी में अल्फांसो नाम से लाया गया, उसको अल्बुकर्क के माध्यम से लाया गया। तो ये आपके समझ में आ गया होगा, आप लोग नोट कर सकते हैं इसको। चलिए और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 1515 में इसकी मृत्यु हो जाती है। 1515 में भारत में ही इसकी मृत्यु हो जाती है। तो बच्चों हमने पहला गवर्नर बताया अल्मीड़ा को और दूसरा गवर्नर हमने आपको बताया था अल्बुकर्क को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसके साथ ही चलिए अब तीसरा गवर्नर की अगर बात करें, पुर्तगाली साम्राज्य का तीसरा गवर्नर, अगर तीसरे गवर्नर की बात करें तो नीनो डी कुन्हा
ये पुर्तगाली साम्राज्य का तीसरा गवर्नर रहता है और ये 1529 से लेकर 1538 तक इसका कार्यकाल रहता है। और इसने अपने टाइम में क्या किया वही आपको पढ़ना है। तो इसने अपने टाइम में 3 महत्वपूर्ण चीज़ें किया था। सबसे पहले इसने गोवा को अपना मुख्यालय बनाया। इसके अलावा इसने बेसिन पर अधिकार किया या बेसिन पर कब्जा किया, और ये बेसिन पर अधिकार किया था 1534 में। इसके अलावा इसने दीव पर अधिकार किया और दीव पर अधिकार किया 1535 में। तो इतना काम किया इसने। इसके बाद चौथा पुर्तगाली गवर्नर जिसका नाम गार्सियो, इसका पूरा नाम था गार्सियो डी नोरोहाना। और इसका अगर टाइम की बात करें तो 1538 से लेकर 1559 तक ये चौथा पुर्तगाली साम्राज्य का गवर्नर बनकर आया था। और इसने भी 2 से 3 काम किए अपने समय में। सबसे पहले इसने सीलोन पर अधिकार किया। और बच्चों आप लोग पता है सीलोन श्रीलंका का पुराना नाम हुआ करता था। तो सीलोन पर जीता या सीलोन को जीता या सीलोन पर अधिकार किया। इसके अलावा इसने दमन को जीता। दमन को भी जीता था, 1559 में जीता था। तो ये 2 चीज़ें इसके समय में हुई थी। तो इतनी बातें आपके समझ में आ गई होंगी अच्छे से। तो एक बार हम दोबारा से रिवाइज करवा देते हैं। नीनो डी कुन्हा ये 1529 से 1538 तक इसका कार्यकाल था। गोवा को अपना मुख्यालय बनाया था, बेसिन पर अधिकार किया था, दीव पर कब्जा किया था। और इसने चौथा गार्सियो डी नोरोहाना ने सीलोन पर अधिकार किया था, दमन को जीता था। 1538 से 1559 तक इसका कार्यकाल था। चलिए बच्चों और आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ये इतना ही आपको पढ़ना था। और इसके अलावा पुर्तगाली गवर्नर उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके आगे हम आपको बताएंगे भी नहीं। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि 1505 से लेकर 1500 या आप 1961 तक, क्योंकि देखिए अब इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, जितना इम्पोर्टेंट था हमने बता दिया है जो आपसे पूछा जाता है। 1505 से लेकर 1961 तक कुल मिला के 128 पुर्तगाली गवर्नर बने हैं। 128 पुर्तगाली गवर्नर बने हैं, लेकिन जो ख़ास था वो हमने बता दिया है। अब 2 क्वेश्चन और हम आपको बता देते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत, जो पूछा भी गया है सिविल के एग्ज़ाम में, कि भारत की स्वतंत्रता के समय पुर्तगाली गवर्नर कौन था। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है पुर्तगाली गवर्नर के बारे में। और एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है 1961 में पुर्तगाली गवर्नर कौन था। तो ये 2 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो भारत की स्वतंत्रता के समय या आज़ादी के समय पुर्तगाली गवर्नर के बारे में आपसे पूछा गया है। तो इनका नाम हम जो है आपको बताएंगे, इसका भी नाम आपको बताएंगे कि पुर्तगाली गवर्नर कौन था 1961 में। उससे पहले हम आपको बता दें कि 1961 में ही आपको पता है, हमने बताया भी था आपको कि दमन, दीव और गोवा इत्यादि जगह से
सैनिक कार्यवाही के माध्यम से ये भगाए गए थे। उसके अलावा आपको हमने बताया था कि 1961 में पुर्तगाली गवर्नर की अगर बात करें तो वस्सालो डी सिल्वा, ये 1961 में एक पुर्तगाली गवर्नर थे। जब ये भगाए गए थे तो उस समय वस्सालो डी सिल्वा ये पुर्तगाली गवर्नर हुआ करते थे। इसके अलावा बच्चों जोसे फेरेइरा ये भारत की आज़ादी के समय पुर्तगाली गवर्नर हुआ करते थे। तो इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी, तो ये दोनों नोट कर लीजिएगा आप लोग। चलिए तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, आपने नोट कर लिया होगा। तो दमन, दीव और गोवा से 1961 में ये भगाए गए थे। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। दमन, दीव और गोवा से भगाए गए थे, अब आपको पता है। और जब दमन, ये आपको पता भी होगा कि दमन, दीव और गोवा से इनको भगाया गया था और तीनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, तीनों को उस समय। लेकिन बाद में जो गोवा था, गोवा को एक राज्य का दर्जा दिया गया था। तो एग्ज़ाम में यहाँ से भी क्वेश्चन आता है और आ भी सकता है कि गोवा को किस संविधान संशोधन के तहत एक राज्य का दर्जा दिया गया। तो आप लोग याद रखिएगा 56वां संविधान संशोधन करके 1987 में 56वां संविधान संशोधन 1987 में इसे 56वां संविधान संशोधन 1987 के तहत इसे 25वां राज्य बनाया गया था। तो ये आप लोग याद रखिएगा, 56वां संविधान संशोधन 1987 के तहत इसे 25वां राज्य बनाया गया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कुछ और हम आपको बता देते हैं जो राज्य, कौन से राज्य कब बने हैं। जैसे आपको पता होगा कि अगर राज्य की गठन की बात करें, राज्य की गठन की बात करें तो सबसे पहले आप सभी को पता है कि सबसे पहले आंध्र प्रदेश, एपी मतलब आंध्र प्रदेश, इसका गठन हुआ था 1953 में। सबसे पहले भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य ये था एपी मतलब आंध्र प्रदेश। दूसरा, अगर हम बात करें गुजरात और महाराष्ट्र की बात करें तो गुजरात और महाराष्ट्र इसका गठन हुआ था 1960 में। इसके अलावा अगर हम बात करें नागालैंड की तो नागालैंड का गठन 1963 में हुआ था। अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा का गठन 1966 में हुआ था। इसके अलावा अगर हम बात करें एचपी का मतलब हिमाचल प्रदेश, इसका गठन हुआ था 1971 में। चलिए बच्चों, तो इसके बाद अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था 1971 में। इसके अलावा अगर हम बात करें 1972 में तो 1972 में 3 राज्य बने थे, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। ये 3 राज्य बने थे 1972 में। इसके अलावा और आगे हम बात करें तो 1975 में सिक्किम का गठन हुआ था। 1987 की बात करें तो 1987 में भी 3 राज्य का गठन हुआ था और वो 3 राज्य थे मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। बच्चों ये एपी का मतलब आंध्र प्रदेश और उस एपी का मतलब अरुणाचल प्रदेश, एपी हो गया। और इसके अलावा अभी हमने आपको बताया है, शायद याद भी होगा आपको, गोवा 1987 में गठन हुआ था। और सन 2000 में भी 3 नए राज्यों का गठन हुआ था और वो हैं छत्तीसगढ़, झारखंड
और उत्तराखंड। ये 3 नए राज्यों का गठन हुआ था। और आपको भली भांति आपको जानकारी होगी कि 2014 में तेलंगाना का गठन हुआ था। तेलंगाना का भी गठन हुआ था 2014 में। तो ये सब कुछ राज्य हैं जो हम बताना आपको चाह रहे थे कि 1987 में गोवा का गठन हुआ था और ये 25वां राज्य बना था उस समय का। चलिए अब इसके आगे हम बढ़ते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको। चलिए, पुर्तगालियों ने क्या क्या भारत को दिया, पुर्तगालियों के द्वारा क्या क्या भारत को दिया गया। तो आपको पता है आलू पुर्तगालियों की देन है। इसके अलावा लाल मिर्च भी पुर्तगालियों की ही देन है। इसके अलावा अनानास, जो आप लोग खाते होंगे शायद या नहीं खाते होंगे, आपके परिवार के मेंबर खाते होंगे, अनानास भी देन है। इसके अलावा संतरा भी पुर्तगालियों की ही देन है। इसके अलावा प्रिंटिंग प्रेस भी पुर्तगालियों की ही देन है। अब आपको पता भी होगा प्रिंटिंग प्रेस हो गया। और ये अभी आपको पता होगा जो प्रिंटिंग प्रेस है, यानी जो प्रिंटिंग है, वो भारतीय संविधान के 19(1) में इसका उल्लेख मिलता है। और ये भी आपको पता होगा कि 19(1) में क्या है। तो ये आपको पता होगा कि स्वतंत्रता का जो अधिकार है, जो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत है ये। अब आपको पता है ये 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार हमारे संविधान के अंतर्गत दिया गया है। और कुल मिला के आपको पता ही होगा कि 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हमारे संविधान में हैं। अब हमारे पास उतना समय नहीं है कि हम आपको बता सकें, लेकिन हम आपको जल्दी जल्दी बता देते हैं। 6 प्रकार के जो मौलिक अधिकार हैं हमारे भारतीय संविधान में, वो कौन कौन से हैं तो आपको पता होगा। समानता या समता का अधिकार, ये आपको दिया गया है 14 से लेकर 18 के बीच में है। स्वतंत्रता का अधिकार, आज़ादी का अधिकार, ये आपको दिया गया है 19 से लेकर 22 के बीच में। इसके अलावा शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये आपको दिया गया है 23 और 24 में। धर्म की आज़ादी का अधिकार, ये आपको दिया गया है 25 से 28 के बीच में। इसके अलावा संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, ये आपको दिया गया है 29 और 30 में। और 6 नंबर की अगर बात करें तो संपत्ति का अधिकार, ये पहले इसमें था लेकिन अब इसको हटा दिया गया है और यहाँ पर रख दिया गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये हमारे आर्टिकल नंबर 32 में है। चलिए, तो इतना हो गया है प्रिंटिंग प्रेस, संतरा। इसके अलावा जहाज़ बनाने की जो प्रक्रिया है, ये भी लिया गया है। इसके अलावा पुर्तगालियों की जो देन है, इसके अलावा चर्च का कैथोलिक मॉडल, ये भी पुर्तगालियों की ही देन है। तो चलिए बच्चों, थोड़ा सा इसमें बंगाल के बारे में रह गया है, कभी और हम आपको बता देंगे। तो आज के लिए वीडियो जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। हम आशा करते हैं जितना हम पढ़ाए हैं, अगर आप कहीं से भी किसी भी आपके पास प्रैक्टिस सेट है तो आप ज़रूर सॉल्व करिएगा और कोशिश करिएगा। हमने पूर्ण ईमानदारी से पढ़ाया है आपको, और आपको जब प्रैक्टिस आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलिए, यहीं पर वीडियो को रोकते हैं। जय हिंद।